साइटोप्लाज्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डली दिखाई दे रहा है। तीसरा जो सेल है उसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राउंड न्यूक्लियस। तो अगर कभी भी कोई लोब्स दिखाई दें, इसका मतलब वो लिम्फोसाइट तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ग्रैन्यूल्स नहीं है, यहाँ पर लोब्स नहीं है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस है। और वो जो न्यूक्लियस है वो रेड सेल के बराबर है। ठीक है, सबसे अच्छा आसान तरीका है इसका, हम इसी तरह से इसको याद करते हैं और इसी तरह से इसको देखें कि कुछ भी नहीं है, खाली एक न्यूक्लियस है जो कि राउंड है, डार्क। तो स्मॉल लिम्फोसाइट्स तो ऐसे ही होते हैं। जो लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, लेकिन बाकी फीचर्स उनके भी ऐसे ही होते हैं। ओके, तो ये फीचर्स हैं लिम्फोसाइट के। अब हम फिर वापस आते हैं अपनी पिक्चर पे, जो आप कह रहे हैं कि ये लिम्फोसाइट है। यहाँ पर आपको ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं। एक तो बेसोफिल होगा ग्रैन्यूल्स हमें शायद। इओसिनोफिल में नजर आए थे, उसमें पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स थे और उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल अच्छा सा दिखाई दे रहा था। ये आपने सही कहा कि ये बेसोफिल है। और यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर के कोर्स ग्रैन्यूल्स हैं, मोटे मोटे दानेदार ग्रैन्यूल्स हैं। और ये इतने मोटे ग्रैन्यूल्स हैं कि ये न्यूक्लियस को छुपाए हुए हैं, दे आर मास्किंग द न्यूक्लियस। इतना छुपाए हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि न्यूक्लियस किस तरह का है, उसमें लोब्स हैं या वो राउंड है या वो क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही होता है बेसोफिल, उसमें जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इतने मोटे मोटे ब्लू ब्लैक कलर के होते हैं कि वो पीछे क्या है वो सारी चीज़ों को मास्क कर लेते हैं। ओके, बट बेसोफिल्स आर वेरी फ्यू, रेयर, मतलब 1 to 2%। और 2% से अगर ज़्यादा होगा तो हम बेसोफिलिया कहने लगते हैं। तो नॉर्मली आपको 1% मिलेगा। 100 सेल्स में वन बेसोफिल का मतलब है हो सकता है आपको ना भी मिले। ठीक है, अब एक ये टिपिकल सेल यहाँ पर है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप पोस्टिंग पे जाएंगे तो स्मीयर्स में आपको इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे ना। व्हाट इज दिस सेल, कोई बता सकता है इसको? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। फेज, मैक्रोफेज। ओके। देखिए ये जो सेल है, दिस इज एन एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट। ठीक है, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट या एटिपिकल लिम्फोसाइट। जब वायरल फीवर्स होते हैं तो वहां पर इस तरह का एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट मिलता है। अभी हमने आपको लिम्फोसाइट, नॉर्मल लिम्फोसाइट दिखाए थे राउंड वाले। ये जो है ये एक एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट है जो हमें वायरल फीवर्स में दिखाई देगा। वायरल फीवर्स जिसमें कि डेंगू फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या जो भी आजकल वायरल फीवर्स चल रहे हैं उसमें इस तरह के लिम्फोसाइट्स दिखाई देंगे। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सेल का साइज बढ़ जाता है। और आप सही कह रहे हैं कि जैसे मैक्रोफेजेस होती हैं उसी तरह से फिर ये सेल्स भी एनलार्ज करते हैं। और इनका जो डिफेंस का फंक्शन होता है वो इनके एनलार्जमेंट की वजह से। और इनके आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने बताया था कि नॉर्मली जो लिम्फोसाइट्स हैं उसमें साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तीसरी चीज़ जो आप इसको यहाँ पर नोट करेंगे वो ये है कि जो रेड सेल्स हैं उनके साथ में इसका जो बाउंड्री है लिम्फोसाइट की, वो उसके साथ साथ में राउंड हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर 3 बल्कि 4 रेड सेल्स हैं और उन 4 रेड सेल्स के साथ में जो लिम्फोसाइट है उसकी, है ना। तो ये टिपिकल फीचर है एटिपिकल सेल्स का, विच आर सीन इन वायरल इन्फेक्शंस। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये 3 हमने सेल्स देख ली है। अभी कोई सेल बचा हमारा? अब नहीं बचा कोई सेल, पांचों सेल्स हमने देख लिए हैं। तो अब इस वाली पिक्चर में आप देखिए, इसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स हैं, काउंट करके बताइए कितने न्यूट्रोफिल्स हैं इस पिक्चर में। काउंट करिए कि न्यूट्रोफिल्स कितने हैं। करने को इसलिए कह रही हूँ कि आप फिर आइडेंटिफाई 13। कर सकें ठीक से। 13 मैम। 13। और कोई बताएगा? 11। मैम 8 है। नहीं, मैम 8। एक एट जो है सेल मैम। है जी, एट मैम 12। 12। 12 तो सब लोग पहचान सकते हैं आराम से, है ना। 12 न्यूट्रोफिल्स को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक न्यूट्रोफिल ये जो सेकंड रो में है लिम्फोसाइट के बराबर में, इसको पहचानने में थोड़ी सी शायद लोगों को परेशानी हो रही हो।
यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है, थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन हर तरह से जब आप सोच विचार कर लें तो ये न्यूट्रोफिल ही लग रहा है। इसलिए कुछ लोग कह सकते हैं कि इस स्लाइड में 13 न्यूट्रोफिल्स हैं, और कुछ लोग कह सकते हैं कि 12 न्यूट्रोफिल्स हैं। एक न्यूट्रोफिल हमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ये हो सकता है कि न्यूट्रोफिल हो सकता है कि थोड़ा सा ये एटिपिकल हो गया हो, लेकिन 12 न्यूट्रोफिल्स तो डेफिनेटली हैं, 13th वाला डाउटफुल है। ओके, अब और मोनोसाइट्स बताइए, मोनोसाइट्स कितने हैं? दो। 2। दो। और बताइए। मैम 3 है। 3। और बताइए, और किसी का कुछ और काउंट है? देखिए यहाँ पर 4 तो मोनोसाइट्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये वाला मोनोसाइट है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, लार्ज ह्यूज सेल है, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है ना? और किडनी किडनी की तरह से उसमें एक थोड़ा सा इंडेंट हो रहा है एक साइड में उसका न्यूक्लियस। दूसरा नीचे पड़ा हुआ है ये वाला। तीसरा यहाँ पर देखिए, ये इसको कुछ लोग न्यूट्रोफिल की तरह से न्यूट्रोफिल से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस में कोई लोब्स नहीं है। सो 3 हो गए, और एक ये बिल्कुल सेंटर में जो सेल पड़ा हुआ है, लार्ज सेल विद इरेगुलर लार्ज न्यूक्लियस। तो ये 4 मोनोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में लिम्फोसाइट्स कितने हैं? मैम 2 है। 2। लिम्फोसाइट्स, गुड, 2 लिम्फोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से सेल्स नहीं हैं? मैम इओसिनोफिल और इयोसिनोफिल, बेसोफिल नहीं है। बेसोफिल। इओसिनोफिल बेसोफिल। इओसिनोफिल और बेसोफिल नहीं दिखाई दे रहे हैं इस फिल्म में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है, इसमें ओनली यू कैन ओनली फाइंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, और अगर एक ही फील्ड में आपको इतने सारे न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे रहे हैं, दिस मीन्स दैट probably there is neutrophilia, large number of neutrophils are can be seen. Okay, so with this we finish this the cells, inflammatory cells and other cells of the white blood cell series. फिर इसके बाद में हम बात करते हैं chronic granulomatous inflammation की। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 है। सो chronic granulomatous inflammation में प्रोसेस क्या है chronic इन्फ्लेमेशन का, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन कैसा होता है, और जो ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन होता है वो कैसा होता है। ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन में डिफरेंट टाइप के सेल्स, जो कि मेनली मैक्रोफेजेस होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड मोनोसाइट्स या ट्रांसफॉर्म्ड मैक्रोफेजेस, दे आर नोन एज एपिथेलियोइड सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स, और फिर जब वो फ्यूज करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के लैंगन्स, डिफरेंट टाइप के जायंट सेल्स बनाते हैं। इस इतने तो फीचर्स आपके ग्रैनुलोमा के होते हैं। ये सारे सेल्स मिलेंगे, इनके चारों तरफ आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, और लिम्फोसाइट्स के भी चारों तरफ आपको फाइब्रोसिस मिलेगी। तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन होगा और दूसरी तरफ हीलिंग होती रहेगी। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, क्योंकि जो इंजूरियस एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है बॉडी, डिस्पाइट ऑल दीज प्रोसेसेस। अगर इन्फेक्शन होता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई, तो यहाँ पर आपको केजियस नेक्रोसिस भी मिलेगी। और केजियस नेक्रोसिस के फीचर्स आपको पता है कि वो बिल्कुल एक चीज़ी मटेरियल की तरह से दिखाई देता है, और ये जो चीज़ी मटेरियल है ये पिंकिश स्टेन लेता है इयोसिनोफिल, सो लाइट पिंकिश कलर दिखाने की कोशिश करें उनके लिए, ये जो स्पेशल स्टेन है ज़ील नेल्सन स्टेन। तो अगर आप ज़ील नेल्सन स्टेन करें तो इस केजियस नेक्रोसिस के बीच में आपको एसिड फास्ट बेसिलाई भी दिखाई देंगे। तो ये पूरा जो ग्रैनुलोमा है और उसका स्ट्रक्चर है, ये सबको पता होना चाहिए। किन किन कंडीशंस में आपको ग्रैनुलोमा मिलेगा विद केजियस नेक्रोसिस, और किन कंडीशंस में मिलेगा ग्रैनुलोमा विदाउट केजियस नेक्रोसिस। दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके। फिर हम प्रैक्टिकल नंबर 5 की बात करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 5 में यूरिनालिसिस है। तो अगर हम यूरिनालिसिस की बात करें, यूरिन एग्जामिनेशन की बात करें, या किसी भी बॉडी फ्लूइड की बात करें,
आपके पास एक फ्लूइड आ जाता है लेबोरेटरी में, उसको आपको टेस्ट करना है। तो उसको टेस्ट करने के मैंने आपको बताया कि जो प्रोसीजर्स हैं, पहला आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में केमिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एंड लास्टली थोड़े से टेस्ट हैं जिसमें सेरोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, जिसमें पीसीआर हो सकता है, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो यूरिनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि यूरिनालिसिस के लिए आप पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर होके आना है, किस तरह से अपना सैंपल कलेक्ट करना है। कौन बताएगा सैंपल कलेक्शन? अगर हम एक रूटीन एग्जामिनेशन करना हो यूरिन का, तो हम किस तरह से सैंपल कलेक्शन करेंगे? हम पेशेंट से क्या कहेंगे कि भाई ये काम करके आना? मैम एक तो खाली पेट आना होता है। खाली पेट? मैम मॉर्निंग का फर्स्ट वाई सैंपल खाली लेना पेट? होता नहीं, है। खाली पेट बताइए पहले मुझे, खाली पेट क्यों? अगर कुछ खा पी रहे तो क्या हो जाएगा? और वो आए ही यूरिन तो अपना सैंपल घर से भेज मैम सकता है ना। मैम क्योंकि यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा मैम, खा पी लेने से ज़्यादा। मैम कंसंट्रेटेड रहता है रात भर का, एक जब जमा होता है ना तो क्या कहेंगे? प्रेशर के साथ होता है, कंसंट्रेटेड अरे होता है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपकी ठीक से, थोड़ा सा माइक के पास आइए। मैम मैम कब कंसंट्रेटेड होता है सैंपल जब लेना वो होता है? एक जब कुछ कौन सा खाते पीते नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड तो होता है? तो पेशेंट से मॉर्निंग क्या वाला जो कहेंगे? यूरिन होता है, फर्स्ट यूरिन। जी भाई, जो पेशेंट से मॉर्निंग थोड़ी का डिस्कस फर्स्ट, करेंगे। हाँ, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल ये बताएंगे पेशेंट को कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, और पेशेंट कहे कि मैं तो रात में 4 दफा जाता हूँ यूरिन पास करने, तब क्या कहेंगे? है ना? मैम के रात में पानी नहीं पीना। जी, एक तो वो इतनी सारी यूरिन पास कर रहा है, ऊपर से पानी भी नहीं पिएगा तो उसका क्या हाल होगा? हर बार जब भी यूरिन पास करेगा तब लौट के आके पानी पिएगा, ऐसे ही तो होता है। घंटे तक किया और आ जाए। देखिए हम लोग आइडियली तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल ही लेते हैं। पेशेंट को बताते हैं कि सवेरे जो सबसे पहला यूरिन का सैंपल आप पास करें, उस सैंपल को आप लें, क्योंकि वो जो सैंपल है वो रात भर हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक एवरेज पॉपुलेशन के लिए कि रात भर वो यूरिन फॉर्म होती रही और पास नहीं हुई है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हर चीज़ का उस वाले यूरिन सैंपल में मिलेगा, क्योंकि इतने घंटे के बाद में यूरिन पास होगी। लेकिन जो लोग अब रात को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा यूरिन पास कर देते हैं, तो उसमें फिर हम कुछ कर नहीं सकते। उनका जो भी सैंपल है मॉर्निंग में, जो जो भी सैंपल वो पास करेंगे वो हमें लेना होगा, और उनसे हम अगर थोड़ी सी हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई रात को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इन्होंने यूरिन पास कर दी है। तो अब ये जो सैंपल है ये उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेंगे। उसके बाद में और क्या होगा, और पेशेंट को क्या बताएंगे? क्लीन कैट सैंपल। क्लीन कैट सैंपल, पार्ट्स को ठीक से क्लीन करना है, उसके बाद में सैंपल लेना है। इसलिए कि आसपास के एरिया में अगर कंटामिनेशन है तो हमारा सैंपल जो है वो कंटामिनेट ना हो जाए। यूरिन का जो सैंपल है उसमें नॉर्मली बैक्टीरिया मिलते हैं, बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म मिलता है, जैसे कि स्किन के ऊपर होते हैं आपके, या इंटेस्टाइन में होते हैं बैक्टीरिया। यूरिन में होता है उस तरह से कोई नॉर्मल यूरिन में? नो मैम, उससे नॉर्मल यीस्ट यूरिन होता है में अगर कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं होता, कोई पैथोजन नहीं होता है ना, स्टेराइल सैंपल होता है। नॉर्मल करते हुए यूरिन पास हो रहा है तो हो सकता है कि स्किन के ऊपर जो कमेंसल्स हैं, नॉर्मल जो कमेंसल्स हैं वो साथ में आपके सैंपल में आ जाएं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को बताया जाए कि क्लीन कैट सैंपल लेना है। थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे? मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम यूरिन, वेरी स्ट्रीम गुड वेरी सैंपल। गुड, ये बहुत ज़रूरी है, ये पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं इग्नोरेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। तो जैसे ही यूरिन पास करना शुरू किया फ़ौरन सैंपल लेना शुरू कर दिया। अब
वो जो सैंपल है वो कंटामिनेटेड हो सकता है कि वो फीकल मैटर के साथ में कंटामिनेट हो जाए। तो जब एक अच्छा स्ट्रीम बन जाएगा, मिड स्ट्रीम जिसे कहते हैं, एक अच्छी स्ट्रीम बन जाएगी जो बॉडी पार्ट से दूर जा रही होगी, वो स्ट्रीम सबसे ज़्यादा सेफ होगी और उसमें कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने नहीं बोली तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, हम फ़ौरन दूसरे वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो यूरिन सैंपल कलेक्शन करने के लिए पेशेंट को 3 बातें बतानी ज़रूरी हैं। एक तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, दूसरा क्लीन कैथ सैंपल और तीसरा मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे कंटेनर की, किस तरह का कंटेनर हमें पेशेंट को देना है, या मान लीजिए हम ना भी दें पेशेंट को, तो वो अपने घर से ही यूरिन सैंपल कलेक्ट करके ला रहा है, तो उसको क्या बताना है कि भाई तुम ऐसे ऐसे एक बोतल ले लेना और उसको किस तरह से प्रिपेयर करना, कैसी बॉटल होनी चाहिए, कैसा कंटेनर होना चाहिए। तो उसमें ये है कि आपका जो कंटेनर है सबसे पहले कि एक वो वाइड माउथ का कंटेनर हो। वाइड माउथ में आपको पता है कि सैंपल को कलेक्ट करने में आसानी होगी, पेशेंट के लिए कन्वीनियंट होगा, और हम जब लेबोरेटरी में काम करेंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उस सैंपल को निकाल पाना। दूसरा जो उसका लिड है, दैट शुड बी अ स्क्रू कैप्ड लिड। स्क्रू कैप्ड लिड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लूज लिड होगा तो उससे सैंपल की लीकेज हो सकती है, उसको छूने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है कि पूरा सैंपल का लॉस हो जाए। तो कभी कभी सैंपल्स बहुत प्रेशस होते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम द सैंपल्स आर वेरी प्रेशस एंड दे शुड नॉट बी लॉस्ट बिकॉज यू हैव अ लूज फिटिंग लिड। तो यूरिन एग्जामिनेशन के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता है कि उसमें यूरिन एग्जामिनेशन हो या कोई भी बॉडी फ्लूइड का एग्जामिनेशन हो, उसमें सैंपल कितना है ये इम्पॉर्टेंट है। उसको ज़रूर नोट डाउन करना है कि वॉल्यूम कितना है सैंपल का। फिर उसके बाद में उसका कलर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी ओडर कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। और उसके बाद में आप फिर केमिकल एग्जामिनेशन करिए। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको दिखा चुकी हूँ, पहले बता भी चुकी हूँ कि हमारी मल्टीस्टिक्स होती हैं या यूरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें प्लास्टिक की स्ट्रिप्स हैं जिसके ऊपर रिएजेंट पैड्स हैं विच आर इम्प्रेगनेटेड विद दी केमिकल रिएजेंट्स। और जब इस स्ट्रिप को हम यूरिन के सैंपल में डिप करेंगे, तो अगर वो अप्रोप्रिएट वो एनालाइट प्रेजेंट होगा यूरिन के सैंपल में, तो वो रिएक्ट करेगा रिएजेंट पैड्स के साथ में। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से एनालाइट्स को हम चेक करते हैं। अब ये जो मल्टी स्टिक्स हैं इसमें काफ़ी सारे एनालाइट्स हैं जिनको चेक किया जाता है। इसमें हम ल्यूकोसाइड्स को चेक करते हैं। ल्यूकोसाइड्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको चेक करने के लिए रिएजेंट पैड्स बने होते हैं, तो उनको हम चेक कर सकते हैं। वो ग्रैन्यूल्स हैं प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ल्यूकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा फिर नाइट्राइट्स की प्रेजेंस के लिए, नाइट्राइट्स आपको पता है कि बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, तो वो यूरिन में प्रेजेंट जो नाइट्रेट होता है दे कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइट। तो ये चेक कर सकते हैं हम यूरिस्टिक से। यूरोबाइलिनोजन है, प्रोटीन है, और प्रोटीन में मेनली एल्ब्यूमिन होता है जिसे हम चेक करते हैं। यूरिन का पीएच कितना है वो चेक कर लेते हैं। ब्लड की प्रेजेंस चेक करते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी, कीटोन, बिलिरुबिन एंड ग्लूकोज, इन सारे एनालाइट्स को हम चेक कर लेते हैं इन मल्टीस्टिक्स की मदद से। ओके, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, व्हाट इज इट नोन एज? इट इज़ नोन एज हीमेच्यूरिया। तो 2 कंडीशंस कोई बताइए जिसमें हीमेच्यूरिया होती है। इसी तरह से प्रोटीन अगर यूरिन में पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया, वेरी गुड। और प्रोटीनूरिया किन किन कंडीशंस में होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, कौन कौन से डिजीज होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट प्रोटीनूरिया में। इसी तरह से ग्लूकोज, कीटोन्स अगर पाए जाते हैं यूरिन में, दैट कंडीशन इज नोन एज कीटोन्यूरिया। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं इनके नाम आपको पता होनी चाहिए, स्पेलिंग पता होनी चाहिए, और कम से कम 2 एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए इन सारी कंडीशंस के। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो मुझे लगता है कि बीच में आ गई पिक्चर, ये स्पॉटिंग की पिक्चर है। पहले हम यूरिन का एग्जामिनेशन ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में स्पॉटिंग्स देख लेंगे। तो यूरिन के एग्जामिनेशन में एक पिक्चर यहाँ पर ये है,
इसमें आप देखिए यूरिन का जो अपीयरेंस है नॉर्मली क्लियर होना चाहिए, लेकिन अगर क्लाउडी होता है तो क्लाउडी किस वजह से हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्लाउडी या हेज़ी यूरिन की। जो प्रोटीन जब प्रेजेंट होता है यूरिन में तब वो क्लाउडी हो जाता है। उसके अलावा अगर एपिथेलियल सेल्स हैं या पस सेल्स हैं, अगर ये प्रेजेंट होते हैं यूरिन में तब भी वो क्लाउडी दिखाई देता है। तो क्लाउडी अगर यूरिन है तो देयर मस्ट बी अ कॉज एंड यू मस्ट फाइंड आउट दैट कॉज कि यूरिन क्लाउडी क्यों है। यूरिन का जो नॉर्मल कलर है आपको पता है कि स्ट्रॉ कलर होता है यूरिन का, और स्ट्रॉ या आम्बर कलर, और क्लियर होता है नॉर्मल यूरिन। अगर इसमें ज़रा भी चेंजेस होते हैं इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसको इन्वेस्टिगेट कराया जाना ज़रूरी है। तो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं यूरिन के, जिसमें लेमन येलो कलर हो गया या रेड कलर हो गया, पिंकिश कलर हो गया। पिंकिश कलर है या रेड कलर है, दैट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड और हीमोग्लोबिन। और लेमन येलो कलर है, कुछ ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जिनकी वजह से कलर चेंज हो सकता है। या फिर अगर बिलिरुबिन आ रहा है यूरिन में, बिलिरुबिनूरिया हो रहा है, तो उसकी वजह से भी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। सो ये तो सारी कंडीशंस हो गई। ये सारी स्लाइड्स हैं आपकी यूरिन एग्जामिनेशन की। उसके बाद में थोड़ी सी स्लाइड्स मैंने स्पॉटिंग के लिए रखी हुई हैं। इसमें से कुछ 2-3 स्लाइड्स आपको दिखाएंगे स्पॉटिंग्स को आइडेंटिफाई करना, और उसमें जो भी क्वेश्चंस वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आप पिक्चर देखिए, स्पॉटिंग के लिए चूज़ की है पिक्चर ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक टो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का हो गया है, डार्क एंड ड्राई एंड बिल्कुल श्रिवल्ड जैसा लग रहा है। तो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ गैंग्रीन। जो ड्राई गैंग्रीन होती है वो वाली कंडीशन है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें कॉजेज़ क्या क्या हैं गैंग्रीन होने की, ड्राई गैंग्रीन होने की। याद है आप लोगों को व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ड्राई गैंग्रीन? ड्राई गैंग्रीन एक्चुअली जो है ये भी एक तरह की कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की है, और यहाँ पर भी इस्चीमिया की वजह से ही ड्राई गैंग्रीन होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्लो इस्चीमिया होती है, बहुत धीरे धीरे ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होती है। और स्पेशली जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स में जो चेन स्मोकिंग करते हैं या बहुत दिनों से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, स्पेशली जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं जो फिंगर्स एंड टोज तक जाते हैं, उनकी नैरोइंग होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करते करते चलती है बहुत दिनों तक, 5-7-10 साल तक ये नैरोइंग होती रहती है। और उसमें धीरे धीरे करके जो टारगेट ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई कम होती चली जाती है, और एक दिन बिल्कुल ही वो ड्राई हो जाता है वो ऑर्गन। तो ये दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ड्राई गैंग्रीन। फिर इसी से वेट गैंग्रीन जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो जो वेट गैंग्रीन है उसमें भी उसमें जो डायबिटिक्स होते हैं स्पेशली उनमें काफ़ी देखने में आती है वेट गैंग्रीन, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड, और इन्फेक्शन की वजह से जो उनका पूरा जो पार्ट है, टो है, बिग टो या स्मॉल टोज जो भी इन्फेक्टेड होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेक्रोसिस होती है, नेक्रोज्ड हो जाता है वो एरिया। और जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर दिखाई देगा आपको। बैक्टीरियल अगर कल्चर करके देखेंगे तो पॉजिटिव कल्चर्स आएंगे। तो उसमें और हीलिंग होती नहीं है उसमें, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को थ्राइव करने का मौका मिलता रहता है। तो वहाँ पर अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ उस पार्ट का, तो फिर वो अल्टीमेटली एम्पुटेशन उसमें क्या पड़ता है वेट गैंग्रीन के केस में। और ड्राई गैंग्रीन आप देख रहे हैं इस तरह का टो जब हो जाता है एकदम ड्राई एंड श्रिवल्ड, तो यहाँ पर भी एम्पुटेशन करना पड़ता है टो का। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है हाइपरट्रोफी की। हाइपरट्रोफी आप लोगों को सबको याद होगा कि इसमें जो सेल्स हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, सेल्स का नंबर नहीं बढ़ता है, सेल डिवीजन नहीं होती है, लेकिन जो